जी जी हाँ, पिछले लेक्चर में मैंने फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो विवाद चल रही है, इस विवाद के बारे में मैंने बैकग्राउंड बताया था, हिस्ट्री को बताया था। आज इसराइल वर्सेस फिलिस्तीन जो डिस्प्यूट चल रही है, इसके रियल कॉजेज की बात करेंगे, तथा वर्तमान में जो भी उसके पास जो एंटी मिसाइल कर सकते हैं, एंटी रॉकेट्स का आयरन डोम जिसे हम लोग बोलते हैं, और जो भी ये न्यूज में आ रहा है, तो अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे आज मैं वो सारी चीजों को भी डिस्कस करूंगा कि जैसे 1948 में किस तरह से इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में जब क्षेत्रों का बंटवारा हो जाती है, तो होने के बाद इसको यूएन में ले जाया जाता है। और हम सभी को पता है कि जैसे भारत को भी देखा जाए तो 1947 में इंडिया की आजादी होती है, और इंडिया को आजादी होने के बाद देखा कि 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इन्होंने इस मैटर को भारत और पाकिस्तान के जो बीच में चल रहे थे विवाद, इस विवाद को उन्होंने यूएन में लेके चले गए। और अभी तक हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन से किसी भी प्रकार का जो एक कॉन्क्रीट या एक जो सुटेबल जो सॉल्यूशंस होता है, इस सॉल्यूशंस को अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया। ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच को, ये दोनों को रिश्ता को जिस तरह से उलझा दिया गया यूएन के द्वारा, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी यूएन के बीच में जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो यूएन कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी करने में इन्हें अपने आप में अनेबल है। दैट्स वाई इसराइल और फलस्तीन के डिस्प्यूट जो चल रहे हैं, इसमें भी वो जैसे 8% जो क्षेत्र था, जो हम यरूशलेम की जो बात करते हैं, तो एक्चुअली उन्होंने इसराइल और फलस्तीन के बीच में तो क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया, लेकिन 8% जो क्षेत्र था, जो यरूशलेम वाला पार्ट आता है, उस क्षेत्रों को उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आएगा। मीन टू से हम कह सकते दिस पार्ट इज मेनली कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूएन, यूनाइटेड नेशंस। तो 8%, और इसको लेकर के जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछला 2017 की यदि हम बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति ऑफ अमेरिका, एक्चुअली उनके उपस्थिति में विश्व के बहुत सारे विरोध, क्रिटिसिज्म होने के बावजूद फाइनली इसराइल अनाउंस्ड यरूशलेम एज द कैपिटल ऑफ इसराइल। तो उन्होंने यरूशलेम जो था उसको इसराइल का राजधानी भी बना देती है। यहाँ पर बहुत सारी कट्टरता कर सकते हैं, धर्म धर्म को लेकर के, जहाँ तीनों जो वहां पर धर्म है, तीनों धर्मों का अपना अपना एक विशेषता है। तो ये सारी चीजों की बात आज चर्चा करें। आज का हमारा जो विषय वस्तु होगा इसराइल वर्सेस फलस्तीन, ये रियल कॉजेस क्या है, रियल कॉज पे हम चर्चा करेंगे। रियल कॉज क्या है, असली कारण क्या है, कुछ डेटा की बात करेंगे। डेटा में अभी तक कितनी मौत हुई, क्या हुई, या कितने क्षेत्रों का किसके किसके साथ बंटवारा हुआ, कौन से क्षेत्रों पे कब से कब किसने अपना आधिपत्य यानी एक्वायरिंग को लेकर के अपना एडमिनिस्ट्रेशन को जताने की कोशिश कर रहा है। आयरन डोम सबसे ज्यादा आज के जो महत्वपूर्ण इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा आयरन डोम होगा। आयरन डोम जो एंटी रॉकेट है, यानी जो भी खास कर सकते हैं कि जो फिलिस्तीन की तरफ से जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, उसको किस तरह से हवा में लगभग दिखा, जो डेटा आ रहे हैं, डेटा का से स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 90% जो रॉकेट्स आ रहे हैं, वे 90% रॉकेट्स को आकाश में ही डिफ्यूज कर दे रहा है। तो अब ये आयरन डोम है क्या, इसके साथ भी अब हम लोग देखें कि ये कैसे रिएक्ट करता है, आयरन डोम रिएक्ट कैसे करता है, हाउ रिएक्ट। उसके बाद इसमें देखेंगे ये कितने पावरफुल है, इसको बनाने में कितनी कॉस्ट होती है, क्या खर्च बैठता है, तथा भारत इसके परिप्रेक्ष्य में क्या है, व्हाट द स्ट्रेटजी या व्हाट द पोजीशंस ऑफ इंडिया। ओके, एंड आफ्टर दैट एट लास्ट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर कंसर्निंग टू इजराइल एंड पैलेस्टीन डिस्प्यूट। फैक्ट्स अबाउट का मतलब हम देखेंगे कि जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यू का क्वेश्चंस, प्रीलिम्स का क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, वे सारी चीजों को हम डिस्कशन यहाँ पर देने की आपको कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लेक्चर्स को अपने आगे बढ़ाते हैं। इस लेक्चर को अब हम लोग थोड़ा इस ग्राफ के आधार पर देखने की, समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ क्या कहता है। तो जैसा कि देखा जाए इस डेटा के आधार पर, तो आप देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ग्राफ बहुत सा बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस ग्राफ को आप यदि देख सकते हैं, जिसे आप स्पष्ट रूप से इसे समझ सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है, जहां पर भी जो हमारा पिंक वाला इलाका है, पिंक वाला जो इलाका है, ठीक है, ये पिंक वाला इलाका ऐसा क्षेत्र है जो खास तौर पर इजराइल के द्वारा इसको एक्वायर्ड कर लिया गया। अंतरराष्ट्रीय समूह के द्वारा क्रिटिसिज्म, विरोध करने के बावजूद भी हमने देखा कि 1967 यानी 1967 के बाद उन्होंने क्या किया, इजराइल जो है ये सारे क्षेत्रों को, जैसे गोलन हाइट्स है, ठीक है, फिर आप देख सकते हैं वेस्ट बैंक है,
तो इस तरह के फिर यहाँ गाजा वाला कुछ क्षेत्रों को आप देखिए, गाजा सिटी का जो कुछ क्षेत्र है, तो ये जितने भी पिंक वाले क्षेत्र है, इस पिंक वाले क्षेत्र को आप देख सकते हैं कि ये यरूशलेम जो है, यरूशलेम के द्वारा ये सारे क्षेत्रों को ऑक्यूपाइड कर ली गई। जिस तरह से भारत का क्षेत्र पाकिस्तान ने पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर के रूप में हम देख रहे हैं, तो जिस तरह से उन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया है, तो ठीक इसी प्रकार से इस पिंक वाले क्षेत्रों को हम कह सकते हैं कि इजराइल के द्वारा 1967 वाली से क्या किया, इसको एक्वायर्ड कर ली गई है। तो इस तरह के क्षेत्रों को लेकर के भी दोनों के बीच में बहुत काफी विवाद है। तो अब मैं एक एक विवादों के बारे में आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। तो जैसा कि इतिहास आप देखते हैं, तो 29 नवंबर, ठीक है, यानी 29 नवंबर 1947 की बात है, ठीक है। 29 नवंबर 1947 को क्या हुआ कि संयुक्त राज्य यानी यूनाइटेड नेशंस, अब पहले उस समय जब इसकी गठन हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, तो उस समय 1945 में इसका नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1950 से 1950 से ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन सब इसे हटा दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है, इरेडिकेट कर दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इतिहास जो आती है वह आती है कि 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में इजराइल और फिलिस्तीन देशों का गठन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रस्ताव के पक्ष में मैं बात कर रहा हूं यानी फेवर, तो प्रस्ताव के पक्ष में यानी फेवर में लगभग 33 वोट यहाँ पर पड़ते हैं। लेकिन इसका अनफेवर कह सकते हैं, इसके अगेंस्ट में आप कह सकते हैं लगभग 13 वोट पड़ते हैं। इज इट ओके? तो 1947 में जब इस क्षेत्रों को बंटवारा हो रही थी, जब इस क्षेत्रों को हम कह सकते हैं दो भागों में तोड़ने की बात हो रही थी, तो उस समय क्या हुआ कि एक यहाँ पर इलेक्शंस हो जाती है और इस वोट के आधार पर इसको मुख्य रूप से इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश किया जाता है। जिसके फेवर में 33 वोट्स होते हैं तथा इसके अगेंस्ट में 13 वोट्स हो जाते हैं। और इसके ठीक 6 महीना के बाद यानी 29 नवंबर 1947 में बात करूं, इसके ठीक 6 महीना बाद यानी आफ्टर 6 मंथ 14 मई 14 मई, जैसा कि आज 15 मई 16 मई हो चुका है, ठीक है। तो 14 मई 1948 को 1948 को अंततः यहूदी के जो नेताएंगण थे, यहूदी के नेताओं जो थे, उन्होंने इजराइल का मुख्य रूप से गठन कर देती। मतलब हम कह सकते हैं कि 14 मई 1948 को इजराइल, ध्यान देंगे, इजराइल का इस्टेब्लिशमेंट डे है यानी इंडिपेंडेंट राष्ट्र का एक दिवस का एक डेट भी है। तो इस डेट को भी आप याद रख सकते हैं, 14 मई 1948 को इसको मुख्य रूप से इसको गठन किया गया इजराइल को। यरूशलेम जो थी, तो यरूशलेम को क्या हुआ कि यरूशलेम को यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वेशंस में रखा गया। यानी ये दोनों के बीच में जब विवाद हुए, या खासतौर पे फिलिस्तीन ने कहा कि मुझे क्षेत्र चाहिए, फिर इजराइल ने कहा कि हमें क्षेत्र चाहिए, तो अंततः ये दोनों के बीच में विवाद का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कारण बन रहे थे, एंड एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बन रहे थे। जिसके कारण क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस ने अपने तरफ से वक्तव्य देता है, उन्होंने कहा यरूशलेम ना आपका होगा ना आपका होगा, बल्कि यह यूनाइटेड नेशंस को ऑब्जर्वेशंस में होगी, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन में इसको रख ली गई। 1948 में क्या हुआ कि दोनों देश के बीच में युद्ध छिड़ जाती है, और उसके बाद इजराइल जो थी फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई का असल वजह यहीं से स्टार्ट होता है, जब हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने लगभग 8% वाला जो क्षेत्र था, 8% वाला क्षेत्र यानी हम यरूशलेम की बात कर रहे हैं, उसको जब वो एक ऑब्जर्वेशन में रख लिया गया, उस समय से यहाँ से विवाद की शुरुआत हो जाती है। दोनों देशों की लड़ाई के बीच यदि देखा जाए तो एक और वजह आप देख सकते हैं, वहां पर है क्या कि धार्मिक शहर है, वो है यरूशलेम। चाहे वो यहूदी की बात करें, चाहे ईसाई की बात करें, चाहे हम इस्लाम की बात करें, तीनों के लेकर के तीनों को हम कह सकते हैं कि वहां पर वो जो यरूशलेम है, तीनों का एक धार्मिक यानी होली प्लेस के रूप में इसको कंसिडर की जाती है। यहूदी का वहां पर जो सबसे प्रसिद्ध जो धार्मिक स्थान है, उसको नाम दिया गया होली ऑफ होलीज। ध्यान देंगे, यहाँ पर जो यहूदी लोग हैं, ठीक है, तो यहूदी का जो सबसे ज्यादा होली प्लेस के रूप में नाम दिया गया, उसका नाम है होली ऑफ होलीज, ठीक है। तो इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा धार्मिक या कह सकते सबसे शुद्ध पवित्र स्थान को कंसिडर करती है, जबकि मुस्लिमों की तीसरे सबसे प्रसिद्ध जगह के रूप में इसको अपनाया जाता है, जो वहां पर एक अल अक्सा मस्जिद है, तो अल अक्सा मस्जिद को तीसरे स्थान पर उसको कंसिडर कर, पहला मक्का और मदीना पहला और दूसरा, और तीसरा वो जो स्थान है वो यरूशलेम को कंसिडर करती है। उसके अलावे आप देख सकते हैं ईसाई भी जो है इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा पवित्र मानती है। उसके पीछे भी रीजन है, जब हम बात करते हैं जीसस क्राइस्ट की जब बात करते हैं, तो वहां से भी उनका भी एक हिस्ट्री यहाँ से कंसिडर होकर के आती है, ठीक है। अब प्रश्न होता है कि यरूशलेम जो था, यरूशलेम या हम बात करें
तो फिलिस्तीन ही यह सबसे पहले, जब हम ब्रिटिश सरकार की बात करें, जब ब्रिटिश सरकार के वहां पर आधिपत्य था और औपनिवेशिकतावाद थे, सारे क्षेत्रों को जब अपने अंदर उन्होंने एक्वायर्ड कर लिया था, तो उस समय किसी भी प्रकार का वहां पर इजराइल का कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, मानता हूँ वहां पर यहूदी थे, वहां पर पॉपुलेशन यहूदी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां किसी भी प्रकार का इजराइल बसाया नहीं गया था। लेकिन जिस तरह से फोर्स किए गए, सप्रेस्ड किए गए, प्रेशर्स में लाए गए, तो ये सारे भी अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया कारमात है। तो साफ शब्दों, जैसे भारत से उन्होंने जब छोड़ा तो भारत और पाकिस्तान को बांट दिया, दोनों मुल्क आपस में। ठीक उसी प्रकार जब वहां से अंग्रेज की विदाई हो रही थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस एक मुल्क को दो मुल्कों में बांट दिया, और बांटने के बाद कुछ क्षेत्रों को यूएन के अंतर्गत रख दिया, यानी अभी भी वहां पर एक विवाद का एक सबसे बड़ा कारण बन गए। अब इसके इतिहास को आप यदि देखते हैं, तो यरूशलेम का पुराना शहर जो था उसको 4 क्वार्टर में बांटा गया। ये आपको मे भी हिस्ट्री पता ना हो, इसको आप जाने। तो यहाँ पर 4 क्वार्टर में जो था, यरूशलेम के जो टाउन थी, यानी 8% वाला जो क्षेत्र था, इसको 4 वो क्वार्टर में, यानी 4 क्वार्टर में इसको मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 क्वार्टर में इसको बांट दी जाती है। सबसे पहला जो क्वार्टर था वो ईसाई के लिए था, दूसरा यहूदी के लिए, तीसरा मुसलमान के लिए, चौथा जो था आर्मेनियाई के ईसाई के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्मेनियाई के जो सिटीजन से नागरिक थे, वे सारे के सारे भी ईसाई थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो था आर्मेनिया का, वो भी ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले थे, और इसलिए ईसाई प्रचारक कह सकते हैं, ईसाई धर्मावलंबी कह सकते हैं, वहां पर ज्यादा संख्या में उपलब्ध हो जाती है। इजराइल जब बना, तो इजराइल के बनने के बाद लगभग 7 लाख, राइट अंडरस्टैंड, डेटा को आप याद रखेंगे, लगभग इजराइल जैसे ही राष्ट्र बन जाता है, तो इजराइल बनने के बाद लगभग हम कह सकते हैं कि 7 लाख जो फिलिस्तीनी थे, वो एक रिफ्यूजीज रूप बन करके रह गए। यानी 7 लाख जो फिलिस्तीनी थे वो क्या बन गए, अब रिफ्यूजीज बन गए। और इनकी संख्या अभी वर्तमान की बात करें तो 7 लाख से बढ़ करके 70 लाख हो चुका है। सोचने वाली बात है, यानी सीधे इस पे जीरो आप बैठा दे, यानी उस समय मात्र 7 लाख रेफ्यूजी फिलिस्तीनी बन के रह गए, और आज के डेट में यह 7 लाख से 70 लाख हो चुके हैं। 1967 की यदि बात करें, 1967 की यदि हिस्ट्री को आप देखिएगा, तो 1967 में क्या हुआ, मिस्र जिसको हम लोग इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र आप देखिएगा, तो ये जो हमारा इजिप्ट है, ठीक है, तो मिस्र यानी 1967 में मिस्र हुआ, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सूडान, अल्जीरिया और यमन, और उसके बाद सऊदी अरब, ये सारे ने मिलकर इजराइल पर हमला कर देता है 1967 में। उसी समय हम कह सकते हैं कि जो हम पिंक वाले इलाका को जो बताया, गोलन हाइट्स हुआ, फिर हम वेस्ट बैंक की बात किए, ये सारे जो क्षेत्र थे 1967 में अंततः मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सूडान, अल्जीरिया, यमन और सऊदी अरब जब इस पे अटैक करते हैं, इसराइल पर आक्रमण करते हैं, तो आक्रमण करने के बाद अंततः वो सारे विफल हो जाते हैं, वो हार जाते हैं, और हार जाने के बाद अंततः यहाँ पर क्या होता है कि इसराइल के द्वारा सारे क्षेत्रों को एक्वायर्ड कर ली जाती है, ठीक है। तीसरे अरब जो इजराइल युद्ध हुआ, उसमें इजराइल ने हमला करने वाले अरब देशों का हरा देता है, और हरा देने के बाद उसने क्या किया कि वेस्ट बैंक हो गई, और फिर आपको जो पूर्वी यानी ईस्टर्न जो आपका यरूशलेम के जो बड़ा हिस्सा था, उस पर कब्जा उन्होंने कर लिया, और लगभग 140 उन्होंने विलेज यानी कह सकते हैं बस्ती या गांव को उन्होंने क्या किया, बसा देता है। और इस सारे के सारे जो 140 विलेज जो वहां पर बसाए गए, यहाँ अभी अभी देखा जाए तो अभी करीब 6 लाख यहूदी है। 140 जो गांव बसाए गए थे घर, यहाँ पर लगभग 6 लाख अभी वर्तमान के इस देखा जाए तो डेटा में लगभग 6 लाख वहां पर यहूदी अभी वास कर रहे हैं, रेसिडेंट बना चुके हैं, वहां पर रह रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या कि इजराइल को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, ठीक है, की राय अलग अलग रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1981 में देखिएगा तो 1981 का जो वक्तव्य आता है, 1981 का जो स्टेटमेंट आती है, उसमें रोनाल्ड रीगन ने इजरायली बस्तियों को अवैध माना था। 1981 का जो भी इजराइल के द्वारा 140 विलेज वहां पर बसाए गए, बस्ती बसाए गए, तो उस समय 1981 में जब हम बात करेंगे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने क्या उस समय उनका प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, ठीक है। तो रोनाल्ड रीगन ने इजरायली बस्तियों को उन्होंने कहा कि नहीं, ये इलीगल रूप से इसको बसाने की कोशिश की गई है तथा बसाया गया है। अब क्या होता है कि 2016 में जब वहां पर बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, तो 2016 की यदि आप वक्तव्य को देखेंगे, स्टेटमेंट को देखिएगा, तो ओबामा ने इजराइल के खिलाफ यूएन में लाए प्रस्ताव को उन्होंने वीटो करने से इनकार कर दिया कि नहीं, इस पे वीटो दायर नहीं किया जा सकता। मतलब आप देख सकते हैं कि 1981 में
जो भी रीगन के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए कहीं न कहीं इजराइल का अपोजिट था, यानी उसके अगेंस्ट में था। लेकिन 2016 में जब हम बराक ओबामा के स्टेटमेंट को देखें तो इन्होंने कहा कि नहीं, वीटो पावर यहाँ पर लागू नहीं हो सकती। तो माइनस जब हम वीटो पावर नहीं लगा रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो था इजराइल का यहाँ पर फेवरिंग कर रहा है। ठीक है, अब इस आधार पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जैसे डोनाल्ड ट्रंप, 2017 की बात करें, उससे पहले की भी आप बात कीजिएगा, तो 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने क्या की कि यूएई और इजराइल के बीच में 13 अगस्त 2020 को 13 अगस्त 2020 को डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या किया कि एक समझौता करवाया, एक दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होती, इजराइल तथा सऊदी अरब के जितने भी राष्ट्र हैं उनके बीच में। ठीक है, और उस समय हम कह सकते हैं कि सिर्फ 4 अरब देश जैसे यूएई, मात्र 4 ऐसे कंट्रीज थे, यूएई, जॉर्डन जॉर्डन और इजिप्ट तथा बहरीन ने इस समझौता में पार्टिसिपेट करता है। इज इट ओके? तो ये सारे जो थी, ये सारे इसका मैं एक बैकग्राउंड के रूप में आपको डेटा बेस्ड बात करने की कोशिश की। अब वर्तमान की यदि परिदृश्य को देखिए, वर्तमान जो डिस्प्यूट हो रहा है ये क्या है कि वहां पर जो अल अक्सा जो मस्जिद है, उस मस्जिद में लास्ट जुमा को नमाज पढ़ने हेतु सारे मुस्लिम धर्म ग्रंथी या कह सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहां पर एकत्रित होते हैं, और उन्होंने इस क्षेत्रों पर वहां पर जिस तरह से इजराइल के द्वारा जो क्षेत्र अक्वायर की गई है, वहां पर वो जिस तरह से यहूदी को बसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीजें उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया कि इसके विरुद्ध नारेबाजी करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि इजराइल की जो सेना थी तथा फिलिस्तीनियन जो थे, वो दोनों के बीच में विद्रोह हो जाता, दोनों के बीच में आप तू में कह सकते हैं होना शुरू हो जाता, और अंततः यह एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेता है। तो अल अक्सा मस्जिद में झड़प के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव और बढ़ गया, और यह एक भयंकर रूप लेते जा रहा है। दिन प्रतिदिन जो है ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस की ओर बढ़ते जा रहा है। हिंसक झड़प से शुरू हुआ विवाद अब ये रॉकेट हमले तक भी पहुंच चुका है, मिसाइल भी दागे जाएंगे। अब ऐसा लगता है और ऐसा मालूम होता है कि बार बार यह विवाद बढ़ता है। इससे क्या होगा, पूरे दुनिया में, खासतौर पर हम एशिया की बात करें, पूर्वी एशिया की बात करें, तो ये सारे क्षेत्रों पर भी इसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अब बात होती है कि मौजूदा विवाद की वजह क्या है, तो इसकी वजह जो है पूर्वी जो यरूशलेम है, पूर्वी मैं बात कर रहा हूँ, पूर्वी जो यरूशलेम है वहां पर एक जगह का नाम है शेख जराह डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो शेख जराह जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से फिलिस्तीनी परिवारों को वहां पर बाहर निकाला जा रहा है, और निकाल करके यहाँ यहूदी लोगों को सेटलर्स या कह सकते हैं उनको बसाने की वहां पर कोशिश की जा रही है। और यही सबसे बड़ी मुद्दा या सबसे बड़ी चुनौती है फिलिस्तीनियों के लिए, जिन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन करना चालू कर दिया, कंपेक्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। और अब क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच असली विवाद तो मैंने आपको पिछले ही बता दिया, जैसा कि 1947 की जगह हम यूएन में जिस तरह से मैटर को ले गए, उस समय से ही दोनों के बीच में मैटर हो रहा है। अब प्रश्न होता है कि यरूशलेम को लेकर विवाद क्यों है, तो आपको मैं बता दूं कि यरूशलेम लड़ाई जो है धार्मिक पहलू के आधार पर होता है, क्योंकि अभी हमने जैसे बताया कि ये जो था पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में ये धार्मिक पहलू से जुड़ा है। ऐसा नहीं कि जब 1947 की बात कर उस समय ये कोई धर्म का आधार था, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं थी, लेकिन धीरे 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 बाद में जाकर के एक धर्म के आधार इसको ले लिया जाता है। इस्लाम के यहाँ तक तीसरी पवित्र सिटी की, जैसा कि हमने बताया, तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो इसको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि यरूशलेम तीनों के लिए कैसे है। जैसे आप देखिएगा तो मुस्लिम भाइयों का जो है उनका यह मानना है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहीं पर आए थे, और आने के बाद उन्होंने मक्का मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरी सबसे पवित्र स्थान को मानते हैं। लेकिन यदि हम ईसाई की बात करें तो ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को यही सूली पर चढ़ाया गया था, और यहीं पर वह भी अपना उसने जहां फिर से उनको जीवित होने का एक प्रमाण ऐसा मिलता है, या इस तरह के कॉन्सेप्ट जो डेवलप किए गए उनकी कम्युनिटीज में, एक कॉन्सेप्ट के आधार पर कहते हैं ये हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण या धार्मिक स्थान है। लेकिन यदि आप यहूदी को मानते तो यहूदी ऐसा मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानी दिया था, और यहीं से विश्व का निर्माण भी शुरू हुई थी। तो इस तरह के सारे कुछ चीजें हैं जिसके आधार पर ये दोनों के बीच में विवाद का एक बहुत बड़ा रूप हो जाता है। उसके बाद अब ओल्ड सिटी क्या है, यहाँ पर ज्यादा विवाद क्यों हो रहे हैं, ओल्ड सिटी के बारे में भी आप थोड़ा जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो ओल्ड सिटी के यदि आप हिस्ट्री को देखना चाहें तो यह जेरूशलेम का एक सबसे पहला, आप याद रखिएगा, पुराना सिटी, यानी ओल्ड सिटी, यानी ओल्ड यानी सबसे पुराना सिटी जो है यरूशलेम का सिटी है। इज इट ओके? और यह 4 हिस्सों में बट गए, जैसा कि हमने इसको बताया, 4 क्वार्टर में इसको बांट दी गई, यहूदी, मुसलमान, ईसाई और आर्मेनियन। और आर्मेनियन के लोग जितने भी हैं सारे के सारे लगभग मोस्टली जो है वो सारे के सारे क्या है,
यहूदी होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आर्मेनिया भी ईसाई ही है, तो ज्यादा हिस्सा ईसाई धर्म से यहाँ पर प्रभावित हो जाता है। अब बात होती है कि दोनों के बीच जो बातचीत और शांति क्यों नहीं स्थापित हो रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजन है। तो हमें जहां तक लगता है इसके पीछे दो दिक्कत हैं, दो ऐसे चुनौतियां हैं, दो ऐसे काउज हैं जिसके कारण दोनों के बीच में किसी प्रकार का अभी तक बात नहीं बनी, जिससे कि कह सकते हैं कि शांति समझौता जो होना चाहिए था, ये शांति समझौता अभी तक नहीं हो पा रहा है। वह समस्या क्या है कि इजराइल जो है यरूशलेम के सबसे बड़े हिस्सा है, और इजराइल कभी भी यरूशलेम को छोड़ना वो नहीं चाहेगा, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इजराइल बनने के बाद 7 लाख जो फिलिस्तीनी रिफ्यूजी हो गए, ये 70 लाख हो चुके हैं। ये अगर यदि ऐसा होता है और ये अगर आ गए तो यहूदी अपने ही राष्ट्र में माइनॉरिटी का कंसीडर हो जाए, यानी वो अपने ही राष्ट्र में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इससे फिर धर्मयुद्ध छिड़ने का और बहुत बड़ा हम कह सकते हैं डर हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी चुनौतियां हो सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक की यदि हम हिस्ट्री को बात करें तो वेस्ट बैंक जो है इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इजराइल जॉर्डन, ध्यान देंगे, जॉर्डन और इजराइल के बीच में क्या है, हमारा वेस्ट बैंक है, ठीक है। तो इस चीजों को थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हो, सॉरी इस फिगर में आप देख सकते हैं, सॉरी बहुत आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक जो है इजराइल और जॉर्डन के बीच में, इजराइल और जॉर्डन ये बीच वाला जो क्षेत्र है यही हमारा क्या है, वेस्ट बैंक है। इज इट ओके? और इस आधार पे इजराइल जो था इस क्षेत्रों को क्या किया, ये वाले जो क्षेत्र जो थी इस क्षेत्रों को 1967 में क्या किया, उन्होंने एक्वायर्ड कर लिया। युद्ध होने के बाद उन्होंने इस क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया, और इजराइल फिलिस्तीन दोनों ही इस क्षेत्रों को अपना बना मानते हैं। तो इसको लेकर के दोनों के बीच में विवाद है। यदि गाजा पट्टी की आप बात करें, ये वाला क्षेत्र की यदि हम बात करें, तो गाजा पट्टी वाले क्षेत्रों को यदि देखेंगे तो गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में, देख सकते हैं इजिप्ट है, ठीक है। तो ये जो है गाजा पट्टी जो है इजराइल और मिस्र के बीच वाला क्षेत्र है, और इसमें हम कह सकते हैं फिलहाल यहीं पर हमास का कब्जा है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहीं पर क्या है, हमास का एक कब्जा भी हो चुका है। तो ये इजराइल विरोधी समूह सबसे पहले, क्योंकि इजराइल ने इस हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में दर्जा दे चुका है, और ये इजराइल विरोधी समूह है, इसलिए सितंबर 2005 में इजराइल ने गजा पट्टी से अपनी सेना को वापस भी बुला लिया था। और 2007 की यदि आप डेटा को देखते हैं तो इजराइल ने इस इलाके पर कई बार प्रतिबंध भी लगा चुका है। एक गोलन जो हाइट्स है, इसकी यदि आप हिस्ट्री को देखें तो गोलन हाइट का हिस्ट्री क्या आती है, देखें यहाँ पर गोलन हाइट्स है, ये भी 1967 में इसको भी एक्वायर किया गया है। तो राजनीति और रणनीति दोनों रूप से यदि देखा जाए तो ये इलाका सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर सीरिया का एक पठार है, सीरिया का देख सकते हैं यहाँ बगल में क्या है, सीरिया है। तो यहाँ पर क्या है, सीरिया का एक पठार है। तो सीरिया का पठार होने के कारण ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान को रखता है। और क्या रीजंस है, देखा जाए कि 1967 के बाद से इस पर इजराइल का अपना कब्जा यानी एक्वायरिंग उन्होंने कर दिया है। इस इलाके में कब्जे के विवाद को लेकर कई बार शांति वार्ता की कोशिश भी की गई है, लेकिन कोई सफलता अभी तक यहाँ पर नहीं मिला है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये सारे इससे रिलेटेड। साथ ही साथ हम कह सकते हैं जो पूर्वी यरूशलेम है, पूर्वी यरूशलेम में नागरिकता को लेकर के दोहरी नीति भी है, और यह भी एक विवाद का कारण हो सकता है। तो ये चीजों को भी आप जानने की कोशिश करें कि पूर्वी जो यरूशलेम है वहां पर नागरिकता यानी सिटीजनशिप को लेकर के डुअल सिटीजनशिप के यहाँ पर कहीं कहीं एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं एक रीजन है जो ये डिस्प्यूट होता है। क्योंकि 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद से ही हम कह सकते इजराइल यहाँ पैदा होने वाले यहूदी जो लोग हैं उनको इजरायली नागरिकता मानता है। साथ ही साथ लेकिन इसके इलाके में पैदा हुए जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं, तो फिलिस्तीन के लोगों को कई शर्तों के साथ यहाँ रहने की अनुमति दी जाती है। तो मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है। और इस आधार पर देखने को इसमें एक शर्त यह भी है कि एक निश्चित अवधि से ज्यादा यरूशलेम से बाहर रहने पर उनसे हक छीन लिया जाएगा, क्योंकि इजराइल की इस नीति को कई खासतौर पे जो ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप है वर्ल्ड का, उन्होंने भेदभाव वाली नीति उन्होंने बताया है। लेकिन देखा जाए तो इजराइल हमेशा से इन आरोपों को नकारता है, यानी उस पर वो किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि ध्यान नहीं देता, यानी उसको खंडन करते आया है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखें थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट में अब इस कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे कि आप अब हम बात करेंगे कि जो आयरन डोम है, आयरन डोम है क्या। तो आयरन डोम की थोड़ा हिस्ट्री को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ये काम कैसे करता है क्या है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आयरन डोम है क्या। तो आयरन डोम क्या है, आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले आयरन डोम है क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एयर डिफेंस, यह एक सिस्टम है, एयर डिफेंस एक सिस्टम है आयरन डोम। अब क्या हुआ कि जिसे इजराइल की एक फर्म है इसको जो इस्टेब्लिश किया है, उसका नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, राफेल एडवांस्ड
एडवांस सिस्टम, ये जो है इजराइल की एक फर्म है जिन्होंने आयरन डोम को स्थापित किया, तथा इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज प्लस इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ये दोनों मिल करके इस आयरन डोम को मुख्य रूप से इसको एस्टैब्लिश किया गया है। इजराइल जो है 2011 से अमेरिका की आर्थिक और तकनीकी, यानी कह सकते हैं इकोनॉमिक और जो टेक्निकल जो ऐड होते हैं अमेरिका की तरफ से, उस समय से यानी सिंस 2011 से इजराइल उसका इस्तेमाल करते आ रहा है, और एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल इजराइल करते आ रहा है। इजराइल का अभी तक दावा है, जो अभी दोनों के बीच डिस्प्यूट हो रहे हैं और जो अभी रॉकेट लॉन्चिंग जो हो रहा है, इसमें उन्होंने दावा किया है कि आयरन डोम दुश्मन की 90% जो मिसाइल है और ड्रोन है उसको हवा में ही क्या कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्रश्न भी है, अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि भी है ये दोनों राष्ट्रों को लेकर के। और जैसा कि हम देखेंगे कि अब प्रश्न अपने आप में ये बनता है कि आखिर ये आयरन डोम है क्या, फिर प्रश्न होता है कि ये काम कैसे करता है, इसे लगाने में कितना खर्च आता है, क्या भारत के पास भी इस तरह की कोई डिफेंस सिस्टम है या नहीं है, यदि नहीं है तो क्या है। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पर आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस फिगर को आपको छोटा थोड़ा सा करता हूँ, जिससे कि आप इसको आराम से समझ सकें। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो हम फिगर के आधार पर देखें तो यहाँ पर हम लोग तीन फॉर्मेटिव चीजों में इसको देखने की कोशिश करें, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इजराइल का जो आयरन डोम है यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे इजरायली फर्म राफेल एडवांस सिस्टम और इजराइल का एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इसको बनाया था। अब इसकी हिस्ट्री को मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2006 की यदि आप डेटा को देखिएगा तो 2006 के इजराइल लेबनान जो युद्ध हुआ था, 2006 में इजराइल और लेबनान ये दोनों के बीच में जो युद्ध हुई थी, इस युद्ध में हम कह सकते हैं कि दौरान जो हिजबुल्ला एक जो आतंकी संगठन है, उन्होंने इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग दिए गए थे। और इसके बाद इजराइल ने नया एडवांस एयर डिफेंस जो थी उन्होंने बनाने की अनाउंसमेंट कर दिया था, और जो उसको लोगों और शहरों की जो रक्षा होती है, सुरक्षा होती है, इसको लेकर को बहुत ज्यादा चिंतित था। और इसी के तहत इजराइल ने आयरन डोम को डेवलप भी किया, और 2011 से में यह पहली बार अपने सर्विस में इसको इंक्लूड करने की कोशिश किया, इंक्लूड कर लिया। अब प्रश्न होता है कि इस सिस्टम को बनाने में अमेरिका जो थी, उन्होंने इजराइल को चाहे टेक्निकल हो चाहे इकोनॉमिक हो, ये दोनों उन्होंने ऐड दिया, दोनों उन्होंने मदद किया है। इस शॉर्ट रेंज यदि बात करें तो ये जो है अब शॉर्ट राउंड ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम में रडार और तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल इसमें जोड़ दिए गए हैं, जिसके आधार पर किसी भी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक करके उसके रास्ते में सबसे पहले ध्वस्त कर देती है। ठीक है, और जिस तरह अभी गाजा से दागे गए रॉकेट को इस सिस्टम ने नष्ट किया है, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स के आधार पर, बहुत सारे मीडिया के आधार यदि आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो अनेक अनेक प्रकार के यहाँ इसकी रेजोल्यूशन या इसकी जो कैरेक्टराइजेशन है, लक्षण है, गुण है, वो प्राप्त होते हैं। तो इससे क्या होता है कि यदि मीडियम और लॉन्च रेंज थ्रेट के लिए दो अलग सिस्टम इसमें काम करता है, इन्हें डेविल्स, स्लिंग्स और एरो कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि रॉकेट आर्टिलरी जो होते हैं या मोर्टार जो होते हैं, उसके साथ साथ विमान हुए या हेलीकॉप्टर या जो आर्टिफिशियल या कहते हैं ह्यूमन मेड जितने भी हवाई वाहन हुए, ये सारे को ये मुकाबला करने में मुख्य रूप से सक्षम हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि आयरन डोम काम करता कैसे है, आयरन डोम काम करता कैसे, तो इसको लेकर के आप इस फिगर को आप देखिएगा, सॉरी इस फिगर को आप देखेंगे तो ये आपको सबसे ज्यादा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि आयरन डोम काम कैसे करता है। ये देखिए, ये देखेंगे हम फिगर को, ये फिगर कहना क्या चाहता है। थोड़ा सा ये फिगर छोटा है और छोटा सा इसको हम समझाने की भी कोशिश करूंगा। चलिए, अब क्या है कि सबसे पहले यदि इस फिगर को आप देखेंगे तो इस फिगर में देख सकते हैं कि जो आयरन डोम है, हाउ इट रिएक्ट्स लाइक दैट, जब इसका जो इनेमी रॉकेट्स होते हैं या कह सकते हैं इसको जो एक जो दुश्मन रॉकेट्स होते हैं उसको कैसे दागता है। तो आयरन डोम रडार जो सिस्टम एक्टिव होकर उसके रास्ते को एनालाइज सबसे पहले करता है कि किस रास्ता से कौन सी मिसाइल या कौन सी रॉकेट लॉन्च की जा रही है। सबसे पहले उस रास्ते को ये जो होता है सबसे पहले एनालाइज कर लेता है, और एनालाइज करने के बाद इससे यह पता चलता है कि आखिर ये रॉकेट कहाँ गिरने वाला है तथा कहाँ से छोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये दोनों क्षेत्रों को ये सबसे पहले अवलोकन यानी इवेल्युएट कर लेता है, और क्या इजराइल के लिए खतरा है या नहीं है, इस सारे चीजों को भी ये जानता है। अगर ऐसा होता है तो किसी भी मोबाइल यूनिट जो होते हैं या कह सकते हैं जो स्टैटिक जो यूनिट होते हैं, इससे क्या होता है कि एक इंटरसेप्टर लॉन्च होता है इसरो के, और होने के बाद क्या हुआ कि जो रॉकेट
कि किसी जो रिहायशी इलाका यानी कह सकते हैं जो अर्बन या कह सकते हैं डेंस इलाका वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर अहम इमारत गिरने से पहले ही उसे हवा में नष्ट कर देती है, जैसा हाल में हुए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान देखने को भी मिला है। हालांकि इस डिफेंस की आलोचना करने वाले जो हैं एक्सपर्ट्स लोग वो बहुत सारे विचारों को रखते हैं, जैसे आयरन डोम फायदे से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इस तरह के लोगों को बीच में इस तरह के क्या कर सकते हैं ऐसा उनका सोच है। लेकिन मैं आपको ये चीजों को बता दूं, जैसे कि इस डेटा को आप देखिएगा इस फिगर को, तो सबसे पहला आप देख सकते हैं इस पहला फिगर में क्या है कि हमास से जो भी वहां पर लॉन्च किए जा रहे थे, ये देखिए एक देख सकते हैं हमास से जो लॉन्च किए जा रहे थे रॉकेट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि हमास से रॉकेट लॉन्च जो मिसाइल कर रहे थे यहाँ से उन्होंने करना शुरू कर देता है, ठीक है। आप एक क्या किया, ये देखिए ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं रडार यूनिट लगाया गया है। रडार यूनिट का मतलब यहाँ पर ऑब्जर्व करने करता है कि यह कहाँ से छोड़ी जा रही है तथा ये किस क्षेत्रों में गिरेगा तथा ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये जो है रडार यूनिट से इसके द्वारा वो देखता है। ये वाला जो बीच वाले क्षेत्र को देख सकते हैं, ये कह सकते हैं क्या पूरा पूरा रिहायशी इलाका हो सकता है या ऐसे बिल्डिंग हो सकते हैं जो ऑफिशियल्स हो सकते हैं और सारी चीजें हो सकते हैं, ठीक है। तो इसराइल की रडार यूनिट ये हुआ, ये रडार यूनिट ऑफ इसराइल यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर रडार यूनिट ऑफ इसराइल हो गए, ठीक है। तो पहला आप देख सकते हैं, और दूसरा में आप देख सकते हैं कि बैटल मैनेजमेंट यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है। तो बैटल मैनेजमेंट जो है कंट्रोल यूनिट से सिग्नल्स घेरती है, और उसके बाद जो लास्ट वाले जो फॉर्मेशन देख सकते हैं तो इसराइल की मिसाइल फायरिंग यहाँ पर यूनिट बनाई गई है। और इसी में आप देख सकते हो जो तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल की हमने चर्चा किया, तो देख सकते हैं इसका जो कॉस्ट है वह हमारा देख सकते हैं 40,000 पाउंड है आई थिंक, ठीक है। लेंथ 9.8 फीट है, डायमीटर 6.3 है, वेट इसका जो है 198 बिलियंस आई थिंक से, रेंज 43 माइल्स है, वेट इसका 24 घंटा हाई एविडेंस है। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ से तामीर जो मिसाइल है, जो तामीर मिसाइल है, तो तामीर मिसाइल दागी जाती है जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही क्या करती है, मार के गिरा देता है। और रडार की यदि बताया तो रडार जो डिटेक्टर है यह क्या करता है कि दुश्मन की मिसाइलों को हवा से ही डिटेक्ट कर सेना को इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है कि किस देश की कौन सी मिसाइल है तथा हमारे कौन से क्षेत्रों को वह मुख्य रूप से लक्ष्य घोषित किया है, वो सारे क्षेत्र बारे में वो इंफॉर्मेशन सेना को सबसे पहले बताती है। बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो यूनिट होती है वो क्या करता है कि दुश्मन की जो मिसाइल्स होता है उसको एनालाइज कर लेती है और करने के बाद लोकेशन का वो पता लगा लेती है। इसके बाद वो जो डायरेक्ट आप कह सकते हैं जो अपने सर्वर, उसका जो अपना सर्वर होता है आप कह सकते हैं उसकी जो और टेक्निकल जो एड्स होते हैं उस आधार पर वो काम करना शुरू कर देती है। तो हम बात करेंगे कि हमला रोकने में यह कितना आखिर सफल होता है, कैसे सफल होता है, ये सारी चीजों को भी हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जो भी हमने आपको बताया सारे हमारे यहाँ पर फिगर्स में भी हैं। तो इसे बनाने वाले जो कंपनी है यानी कह सकते हैं जो फर्म है एडवांस डिफेंस सिस्टम, और इजराइल सरकार का जो दावा है दोनों के बीच, दोनों का जो आप कह सकते हैं क्लेमिंग है, उस क्लेम के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिस्टम का सक्सेस रेट लगभग 90% से भी ज्यादा है, यानी 90% से ज्यादा ये जो केसेस हैं ये अपने आप को एक चैलेंज को फुलफिल कर लेता है, यानी उसे सॉल्यूशन दे देता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इजराइल के दावे पर भी सवाल उठाते हैं, क्रिटिसिज्म तो करना हर लोगों का काम है, तो कुछ ऐसे भी क्रिटिसिज्म करते हैं। उनका कहना है कि इजराइल का दावा वास्तविकता के करीब नहीं है, लेकिन कनाडा की ब्रॉक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक है माइकल आर्मस्ट्रांग आई थिंक नाम है, ठीक है। उन्होंने 2019 में अमेरिकी मैगजीन नेशनल इंटरसेप्ट में लिखा था कि कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से रिलायबल नहीं होती, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो चीजें होते हैं इस इफेक्टिवनेस ऑफ स्टडी के आधार पर इसको देखा जा सकता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि दुनिया के कई एक्सपर्ट्स इस सिस्टम के जो सक्सेस रेट होता है उसको उन्होंने कहा कि चलो भैया 80% इसको हम मानते हैं, लेकिन 100% इसको नहीं मानेंगे। इस सिस्टम को लगाने में खर्च कितना होता है इस चीजों पे आज हम आपको चर्चा कर ही देता हूँ। तो इस सिस्टम को यूनिट कीमत लगभग 50 मिलियन, ध्यान देंगे इस यूनिट सिस्टम को लगाने में लगभग 50 मिलियन डॉलर का खर्च आता है। लगभग करीब देख लिया जाए तो 368 करोड़ रुपया आता है। इंडिया की बात करें तो लगभग 368 करोड़ रुपया इसका लॉन्चिंग या कह सकते इसको यूनिट फर्स्ट यूनिट में इसकी खर्च होती है। वहीं एक इंटरसेप्टर जो तामीर है, तो तामीर मिसाइल की कीमत यदि देखा जाए तो लगभग आई थिंक अबाउट 80,000 डॉलर आती है, $80,000 इसका आता है, लगभग 59 लाख, यानी इंडियन रुपी की बात करते हैं 59 लाख रुपए इसकी खर्च आती है। इज इट ओके। वहीं एक रॉकेट $1,000, एक रॉकेट की बात करें तो उसका $1,000 यानी इंडियन करेंसी में लगभग 74,000 रुपये हो जाएंगे, 74,000 या 74,000 आई थिंक कम हो सकता है। इस सिस्टम रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए 2 तामीर मिसाइल लगी होती है। तो इस आधार पे क्या होता है कि अपने
क्षेत्रों को या अपने कह सकते हैं टेक्नोलॉजी को ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में कोशिश करता है। वो अभी वर्तमान की स्थिति को जब देखा जाए तो लगभग जिस तरह से अपने कंट्री को या अपने क्षेत्रों को सुरक्षा देने में सहायता प्रदान करे, तो इस फॉर्म पे हम कह सकते हैं कि जो 90% उनकी तरफ से कहा गया कि 90% हम हवा में ही उनकी मिसाइलों को बर्बाद कर देते, तोड़ देते, तो हो सकता है ऐसा, इस पर किसी प्रकार का संशय नहीं लगाना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है। अब प्रश्न होता है कि इस तरह की कोई सिस्टम भारत के पास है या नहीं है। मान लिया जाए कि जिस तरह से भी इसराइल और खासतौर पर फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है, गतिरोध चल रहा है, यदि भारत को किसी देश के साथ या किसी राष्ट्र के साथ इस तरह की समस्या यदि आ जाती है, तो क्या भारत अपने आप से ऐसे चीजों से बच सकता है, या एक काम कैसे करता है, एक सारी चीज तो मैंने बता दिया। तो अमेरिका रूस के साथ इसराइल में मिसाइल डिफेंस का एक मास्टर है। आप तीन नाम याद रखिएगा। सबसे पहले यूएस अमेरिका, उसके बाद आप रसिया को याद रखिए, और थर्ड जो है इजराइल। यह आज के डेट में तीन ऐसे राष्ट्र हैं जो यदि देखा जाए तो तीनों ऐसे राष्ट्र मिसाइल डिफेंस के क्षेत्र में अपने आप को अग्रणी देश बन चुके हैं, या अपने आप को एक एपिटॉप पोजीशन को इन्होंने हासिल कर चुका है। चारों ओर से दुश्मनों से घिरे इजराइल, जैसा कि देखा जाए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी राष्ट्र हैं वे सारे राष्ट्र कहीं ना कहीं इजराइल का दुश्मन ही है। और एक चारों तरफ से घिरा हुआ राष्ट्र है, बीच में जैसे चारों तरफ से दांत बीच में जीव, है ना, तो उस तरह से ये चारों तरफ से घिरा हुआ एक दुश्मनों से घिरा हुआ राष्ट्र अपने आप को एक कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, यह अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती। इस चुनौती को जानना भी बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा इजराइल ने पिछले कई सालों से आप देखिएगा कि अमेरिका की मदद से अपने डिफेंस सिस्टम को वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, बहुत ज्यादा मजबूती देने की कोशिश किया है। जहां तक भारत की बात हम करें तो आप देख सकते हैं कि भारत रूस से S-400, याद रखिएगा, भारत जो है रसिया से S-400, ठीक है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा था। एयर डिफेंस सिस्टम को इंडिया जो थी और रसिया से खरीदा था। और यह एक क्या था, तो एयर डिफेंस, यह एक रॉकेट है। ये चीजों को भी याद रखें। बाय द वे समवन कैन आस्क यू, तो आप जवाब देंगे। तथा मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से हमले से बचाता है। यह मुख्य रूप से जो है S-400, यह दो चीजों से, मिसाइल हुआ या क्रूज मिसाइल जो है, ये दोनों से क्या करती है, भारत को प्रोटेक्शन देती है। इसकी रेंज आयरन डोम से ज्यादा है। आयरन डोम की यदि बात करें तो आयरन डोम से इसकी रेंज जो है ये इसकी बहुत ज्यादा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं भारत इजराइल की तुलना में क्षेत्रफल के लिहाज से तो बहुत बड़ा राष्ट्र है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन सिस्टम, यदि ऐसे सिस्टम की यदि हम बात करें तो ऐसे सिस्टम से भारत के लिए ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक मैंने आपको ब्रीफ में ये सारे चीजों को बताने की कोशिश किया। और अभी जो खासतौर पर आयरन डोम की यदि हम बात करें, काम कैसे करता है, कैसे कैसे आया, ये सारी गतिविधियों को हम आपको बताने की कोशिश किया। फिर हम अगले लेक्चर में इसी तरह मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।